तो अभी जो उन्होंने क्लास किया है सीआरपीसी का, वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड द फेसेस ऑफ क्रिमिनल लॉ। मतलब क्रिमिनल लॉ मोशन में कब आता है, आपने देखा एफआईआर लॉन्च होने पर सेक्शन 154 में, या फिर क्रिमिनल कंप्लेंट पर मोशन में आता है। स्टार्ट्स क्रिमिनल लॉ स्टार्ट्स, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन है, फिर पुलिस रिपोर्ट है, फिर 190 में संज्ञान है, फिर इशुएंस ऑफ प्रोसेस समन वारंट इशू किया जाता है 204 में। ये ध्यान रखना है कि एक्यूज को जब तक राइट जो मिलता है अपनी बात कहने कोर्ट के सामने, वो सेक्शन 204 के समय ही मिलता है, उसके पहले तो कोई राइट नहीं होता है। अक्सर सवाल आता है ये। फिर उसके बाद आपका डिस्चार्ज का है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज है, एविडेंस का है, और फिर आपका जजमेंट एंड ट्रायल का है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज जो हमें कहा था कि जुरिसडिक्शन का, तो फर्स्ट इज जुरिसडिक्शन ऑफ सीआरपीसी। पहला इसमें है सेक्शन 1, जिसमें कि टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की बात है। फिर आपका सेक्शन 4, जिसमें कि आप कह सकते हैं कि लीगल जुरिसडिक्शन, सीआरपीसी किस कानून पर लागू होगा। तीसरा आपका सेक्शन 177 से लेकर 189 तक, जिसमें जुरिसडिक्शन है कोर्ट का। इलाहाबाद का कोर्ट कहाँ के मुकदमे का ट्रायल करेगा, कहाँ के मुकदमे का संज्ञान लेगा। अब देखा ना 190 में, द मजिस्ट्रेट विल टेक कॉग्निजेंस, मजिस्ट्रेट संज्ञान लेगा। लेकिन इलाहाबाद का मजिस्ट्रेट कहाँ के मुकदमों का, कहाँ के अपराध का संज्ञान लेगा, किस पुलिस रिपोर्ट का संज्ञान लेगा। क्या जो दिल्ली में एफआईआर हुआ है, इन्वेस्टिगेशन हुआ है, उसका संज्ञान अगर पुलिस रिपोर्ट इलाहाबाद में पेश किया तो क्या ले सकता है, ये सारी बात है। तो ये आपका जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, तो न्यायालय के जुरिसडिक्शन की बात है ये। और फिर आपका सेक्शन 1561 में, इसमें कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का, पुलिस कहां पर इन्वेस्टिगेट करेगी, ये बेसिकली पुलिस का है। अगर कोई अपराध इलाहाबाद में होता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन दिल्ली की पुलिस नहीं कर सकती है। इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में कहीं पर लिखा नहीं होता। 156 में लिखा हुआ है, 156 क्लॉज 1 में लिखा हुआ है कि सेक्शन 17 से लेकर 189 में जो कोर्ट के संग जो कोर्ट के जुरिसडिक्शन, न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के संदर्भ में जो नियम और कानून दिए गए हैं, वो इसके पैरेलल होंगे। मतलब जो न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है, न्यायालय का अधिकार क्षेत्र इसके अनुसार गवर्न होगा। और जिस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में जो पुलिस आती होगी, पुलिस स्टेशन, तो उसी का अधिकार क्षेत्र इससे गवर्न होगा। मतलब मजिस्ट्रेट न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र है और उससे संबंधित जो पुलिस स्टेशन है, तो मतलब पुलिस का भी अधिकार क्षेत्र का विवरण इसी में है, 170 से लेकर 189 में ही है। जैसे इलाहाबाद का कोर्ट आपका है, अगर वहां इलाहाबाद के अंतर्गत कोई अपराध हुआ है, इस देखा आपने अतीक अहमद को ही आज ही गुजरात से उनको इलाहाबाद बुलाया गया, क्योंकि अपराध उन्होंने इलाहाबाद में किया था, शायद इलाहाबाद में ही चल रहा है, सजा उनको आज आजीवन कारावास इलाहाबाद कोर्ट ने ही सुनाई। तो इस नियम के सिद्धांत, गुजरात में मुकदमा नहीं चला, तो इलाहाबाद में अपराध हुआ है, इसलिए कौन सा न्यायालय ट्रायल करेगा, क्या करेगा, वो सब इसके अनुसार तय होगा। और उस इलाहाबाद न्यायालय जो है, उसके अधिकार क्षेत्र में जो पुलिस स्टेशन आता है, वह पुलिस स्टेशन पर अधिकार क्षेत्र को लेकर वही नियम कानून लागू होंगे जो न्यायालय के संदर्भ में है। मतलब इलाहाबाद की पुलिस ही उसको इन्वेस्टिगेट करेगी। आप जब थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो सारे थाने जो मजिस्ट्रेट 1, मजिस्ट्रेट 2, मजिस्ट्रेट 3 होते हैं,
तो जो शहर के थाने होते हैं हर मजिस्ट्रेट से बंट जाते हैं कि मजिस्ट्रेट वन जो है वो इस थाने के अपराधों का संज्ञान लेगा, तो उस थाने के क्षेत्र में जो अपराध होंगे वो थाना करेगा, तो वो सारा इससे गवर्न होता है, ये ध्यान रखना है। तो चार प्रकार के जुरिस्डिक्शन हमारे सीआरपीसी में दिया हुआ अधिकार क्षेत्र। पहला तो सेक्शन 1 में टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, इसे मैंने आपको सवेरे ही ग्रुप में डाल दिया था, ये सेक्शंस आप लोग पढ़ के आइएगा। अब धीरे धीरे आपको नोट्स पे ग्रुप में डालेंगे, जो पढ़ के आएंगे तब सारी बातें समझ में आएंगी। देखिए क्लास जो हमारा हम लोग का क्लास जो चलेगा उसका पर्पज कोर्स खत्म करना नहीं है, ध्यान दे, हमारा ध्यान रखिएगा। क्लास का पर्पज होता है कि चीजें आपको समझ में आए और एग्जाम में आप करें। टाइम पासिंग या केवल क्लास चल रहा है, कोर्स खत्म किया जा रहा है, तो कोर्स खत्म करने के लिए क्लास नहीं है। कोर्स खत्म करने की क्लास के लिए आप अपने आप कमरे में बैठकर ही पढ़ सकते हो। तो जो प्रोसेस क्लास हम लोग अपनाएंगे उसका पर्पज ये है कि बात आपको समझ में भी आए, और जब क्लास या कोर्स खत्म हो तो आपको एक एक सेक्शन रटा हो उसमें। तो वो तभी संभव होगा, तो जो प्रोसेस क्लास में फॉलो हो रहा है उसको आपने फॉलो करिए। मैंने सेक्शंस आपको सवेरे ही ग्रुप में डाल दिए थे, और क्या पढ़ना है वो सारे सेक्शंस आप एक बार घर पे पढ़ चुके होते हैं, अभी रिवाइज हो रहा होता है। जो बात समझ में नहीं आ रही होती वो समझ में आती, फिर एक राउंड जाकर पढ़ेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब पढ़ के आएंगे रहेंगे तो जो कंफ्यूजन होते हैं वो भी आपके दूर होंगे। इसके बाद जाकर आप क्वेश्चंस भी सॉल्व करिए, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी, देन आपका पर्पस क्लास का सॉल्व होता है। तो पहला आपका सेक्शन 1 टेरिटोरियल, मतलब सीआरपीसी का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र क्या है। पहला सेक्शन 1 में लिखा हुआ है, इट शैल एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत वर्ष पर सीआरपीसी लागू होता है। तो सीआरपीसी आपका है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, पूरे भारत के भूभाग पर आपका ये लागू होगा। पहले होता था एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सीआरपीसी विल अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन अब वो भी हट गया है, अब पूरे भारत वर्ष पर ही लागू होता है। पहली चीज। दूसरी चीज, एक्सेप्ट कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर कि सीआरपीसी लागू नहीं होता है। उसमें आपका है नागालैंड, और ट्राइबल एरियाज। इन जगहों पर सीआरपीसी 1973 जो आपका है वो लागू नहीं होता है, नागालैंड पर नहीं और ट्राइबल एरियाज पर नहीं। लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं सीआरपीसी में जो कि इन पर भी लागू होते हैं, जिसमें आपका है पहला चैप्टर 8, 10 एंड 11। चैप्टर 8, 10 और 11, ये जो तीन चैप्टर हैं, चैप्टर 10, 11, 8, 10, 11 के प्रोविजंस जो हैं, इन प्रोविजंस को छोड़कर सीआरपीसी इन पर लागू नहीं होती है। दैट मीन्स ये जो चैप्टर्स हैं ये नागालैंड और ट्राइबल एरियाज पर भी लागू होते हैं। तो अगर सवाल ऐसा आता है कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि पूरे भारत वर्ष पर लागू होते हैं, तो उसका आंसर है चैप्टर 8, 10 एंड 11। ये पूरे भारत वर्ष पर ही लागू होते हैं और नागालैंड और ट्राइबल एरियाज पर भी लागू होते हैं। इसको आपको याद रख लेना है, 8, 10 एंड 11। तो सवाल ऐसे आते हैं कौन से चैप्टर्स पूरे भारत वर्ष पर लागू होते हैं, तो आप लिख देंगे पूरा सीआरपीसी एक्सेप्ट नागालैंड एंड ये नहीं चलेगा, ये इस पर भी लागू होते हैं। सीआरपीसी अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट दिस एंड दिस, लेकिन इन पर यह भी लागू होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज आपका है
कि ट्राइबल एरियाज मीन्स व्हाट, ट्राइबल एरियाज मीन्स व्हाट, एक डेट लिखा हुआ इसमें 2 जनवरी 1972, ये ट्राइबल एरिया से कंटेक्स्ट में है। ट्राइबल एरियाज का मतलब वो एरियाज जो 21 जनवरी 1972 से पहले 6th शेड्यूल, अभी हम लोग उस पर आएंगे, 6th शेड्यूल, छठी अनुसूची संविधान की 6th शेड्यूल के अनुसार आसाम ट्राइबल एरियाज में शामिल थे। आसाम ट्राइबल एरियाज, आपने देखा कि सीआरपीसी अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, इवन जम्मू एंड कश्मीर, पहली चीज। दूसरा, इट डज नॉट अप्लाई टू नागालैंड ट्राइबल एरियाज, बट चैप्टर 8, चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11 applies even to Nagaland and tribal areas। तीसरी बात, ट्राइबल एरियाज कौन है? ट्राइबल एरियाज वो हैं क्योंकि 21 जनवरी 1972 के पहले वो ट्राइबल क्षेत्र जो कि छठी अनुसूची के अनुसार आसाम ट्राइबल एरियाज के श्रेणी में आते थे। इस डेट के बाद के नहीं, इस डेट के बाद भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जो कि आसाम में ट्राइबल एरियाज की श्रेणी में डाले गए हैं, लेकिन वो नहीं। ट्राइबल एरियाज मीन्स दो एरियाज जो कि 21 जनवरी 1972 के पहले छठी अनुसूची के अनुसार आसाम ट्राइबल एरियाज में थे। ठीक, ये बात ध्यान रखना है आपको। इसके बाद इसमें भी एक प्रोविजन और है, स्टेट गवर्नमेंट, ध्यान रखना है इसमें, स्टेट गवर्नमेंट, इसको लिख लीजिएगा ध्यान से। स्टेट गवर्नमेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो नागालैंड और जो ट्राइबल एरियाज हैं इनमें भी सीआरपीसी के बाकी प्रोविजंस को लागू कर सकती है विद मॉडिफिकेशन या फिर नहीं। मतलब नियम आपका क्या है कि पूरे जम्मू एंड कश्मीर पर भी लागू होगा, पूरे भारत पर लागू होगा। सीआरपीसी विल अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया एज वेल एज जम्मू एंड कश्मीर। सीआरपीसी विल नॉट अप्लाई टू नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज एक्सेप्ट 8, 10 एंड 11। और जो ये ट्राइबल एरियाज, जो ट्राइबल एरियाज हैं, इसकी परिभाषा ये है कि जो 21 जनवरी 1972 के पहले 6th शेड्यूल, छठी अनुसूची के अनुसार, 6th शेड्यूल के अनुसार आसाम के ट्राइबल एरियाज के अंतर्गत आते थे, तो उन पर लागू नहीं होगा एक्सेप्ट दीज 3। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार चाहे तो सीआरपीसी के बाकी प्रोविजंस भी इन क्षेत्रों पर लगा सकती है, नोटिफिकेशन एक जारी करके, और उससे मॉडिफिकेशन करके, चाहे जैसे भी। अर्थात स्टेट गवर्नमेंट कैन अप्लाई द सीआरपीसी टू दीज एरियाज ऑल्सो। तो ये तो आपका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है आपका सीआरपीसी का, कि सीआरपीसी किस भूभाग क्षेत्र पर लागू होगा आपका। और जैसा कि लिखा हुआ है इसमें आपका, दैट विल कम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1974। सीआरपीसी आपका 1 अप्रैल 1974 से फोर्स में आ गया है। तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आपको याद रखना है कि सीआरपीसी अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया
even Jammu and Kashmir. CRPC does not apply to Nagaland and tribal areas except Chapter 8, 10 and 11. But अगर राज्य सरकार चाहे तो सीआरपीसी नागालैंड और ट्राइबल एरियाज पर भी लागू कर सकती है नोटिफिकेशन जारी करके। और दूसरी बात जो है, जो परिभाषा दी गई ट्राइबल एरियाज की, ट्राइबल एरियाज अर्थात वह क्षेत्र जो कि 21 जनवरी 1972 के पहले छठी अनुसूची में आसाम जनजातीय क्षेत्र ट्राइबल एरियाज की श्रेणी में आते थे, वो ट्राइबल एरियाज माने जाएंगे और ये 1 अप्रैल 1976 से लागू होगा। तो ये आपका टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है सीआरपीसी का, आपको याद हो जाना चाहिए। अब एक चीज और जो आपको यहां मैं क्लियर कर दूं, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल, ये आपके दो अनुसूचियां हैं संविधान की। 5th शेड्यूल संविधान की 5वीं अनुसूची और संविधान की 6ठी। 5th शेड्यूल जो आपका है, इसमें शेड्यूल्ड एरियाज है, शेड्यूल्ड एरियाज, और इसमें 6th शेड्यूल में आपका है ट्राइबल एरियाज। शेड्यूल्ड एरियाज का मतलब शेड्यूल कास्ट से नहीं, अनुसूचित जाति से नहीं है। शेड्यूल एरियाज भी वो क्षेत्र हैं जहां पर की ट्राइबल जनसंख्या रहती है। ट्राइबल एरियाज नहीं कहा जाता उनको, जहां पर की ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है। शेड्यूल एरिया भी वह क्षेत्र है जहां पर की जनजाति संख्या रहती है। और 6 शेड्यूल की जो ट्राइबल एरियाज हैं वो भी वो क्षेत्र हैं जहां पर की जनजाति संख्या रहती है। लेकिन शेड्यूल एरियाज में वो जनजाति जनसंख्या है जहां पर की ट्राइबल पॉपुलेशन 50% से कम है। जनजाति जनसंख्या 50% से कम है। और 6 शेड्यूल में वो ट्राइबल क्षेत्र है जहां पॉपुलेशन 50% से ज्यादा है, मोर देन 50%। ये आपको ध्यान देना है इस बात पर कि जो 5th शेड्यूल है, 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल, हमारे देश में जो संविधान है, संविधान मुख्यतः हमारे क्षेत्र, हमारे देश में प्रशासन कैसे कैसे होगा उसका पूरा ब्यौरा पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नेंस सिस्टम आपका संविधान देता है। फेडरल सिस्टम है, स्टेट्स बने हुए, राज्य बने हुए हैं, यूनियन टेरिटरीज बनी हुई हैं। इसी प्रकार के जनजातीय जनसंख्या का प्रशासन के लिए, क्योंकि जनजातीय जनसंख्या के अपने कल्चर, रीति रिवाज अलग होते हैं, तो उनका प्रशासनिक व्यवस्था भी अलग है। तो 5th शेड्यूल में जनजातीय जनसंख्या का प्रशासन की व्यवस्था दे रखी है। 6th शेड्यूल में जनजातीय संख्या के प्रशासन की व्यवस्था दे रखी है। लेकिन 5th शेड्यूल के जनजातीय संख्या वाले क्षेत्रों को कहा जाता है शेड्यूल एरियाज, और 6th शेड्यूल में जनजातीय संख्या वाले क्षेत्रों को कहा जाता है ट्राइबल एरियाज। फर्क यह है कि यहां पर जनसंख्या 50% से कम है, मतलब ट्राइबल और नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन लगभग समान रहती है, तो यहाँ का प्रशासन की व्यवस्था अलग है। ट्राइबल एरियाज में जनसंख्या 50% से ज्यादा है, लगभग 90%। जैसे असम में, नागालैंड में ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उनके प्रशासन की व्यवस्था 6 शेड्यूल के अनुसार होती है। तो जैसे हमारे यहाँ केंद्र है, राज्य सरकारें हैं, यूनियन टेरिटरी है प्रशासन के लिए, उसी प्रकार से जनजातीय क्षेत्रों के, जनजातीय जनसंख्या वाले क्षेत्रों के प्रशासन के लिए बकायदा व्यवस्था है 5वीं और 6ठी अनुसूची में। ये भी शेड्यूल एरिया कहा जाता है, इनको ट्राइबल एरिया। शेड्यूल एरियाज पॉपुलेशन ट्राइबल और नॉन ट्राइबल, जनजाति और गैर जनजाति जनसंख्या दोनों लगभग बराबर है। यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ऐसा। ये बात आपको यहाँ क्लियर रहे। जीएस में भी आता है, लॉ में भी आ सकता है कि 6th शेड्यूल और 5th शेड्यूल में क्या अंतर है आपका। दोनों ही जनजाति जनसंख्याओं के प्रशासन के लिए हैं। तो ये तो आपका हो गया
जुरिसडिक्शन ऑफ सीआरपीसी विद रिस्पेक्ट टू टेरिटरी, भौगोलिक अधिकार क्षेत्र के लिए। दूसरा आपका है सेक्शन 4(1), सेक्शन 4(2). जैसे आपको मालूम है कि हमारे यहाँ जो क्रिमिनल लॉ है, मैंने पहले बताया आपको, हमारे यहाँ बेसिकली क्रिमिनल लॉ है। क्रिमिनल लॉ दो प्रकार का है, एक सब्सटैंटिव लॉ, वो लॉ जो ऑफेंस को परिभाषित करते हैं, अपराध को परिभाषित करते हैं और सजा का निर्धारण करते हैं, और एक प्रक्रियात्मक, प्रक्रिया, अपराध का पता लगाना, इन्वेस्टिगेशन करना, ट्रायल का, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मेजर सब्सटैंटिव लॉ जो है, सबसे बड़ा जो हमारे सब्सटैंटिव लॉ है, वो है आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। इसमें सारे अपराध दे रखे हैं, परिभाषा, सजा। इसके अलावा भी कई हमारे यहाँ सब्सटैंटिव लॉ है, जिनको बोलते हैं माइनर एक्ट्स, लघु आपराधिक, जो माइनर एक्ट्स कहा जाता है, क्रिमिनल लॉज, जिसमें कि गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट, एनएसए, एससी एसटी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये सब भी क्रिमिनल लॉज हैं। तो किस प्रकार के लॉ पर कौन सा प्रोसीजरल क्रिमिनल प्रोसीजर लागू होगा, वो सेक्शन 4 डिफाइन करता है। इसलिए इसको हम लोग कह रहे हैं लीगल जुरिसडिक्शन। मतलब किस प्रकार के अपराध पर, किस सब्सटैंटिव ऑफेंस पर कौन सा प्रोसीजरल लॉ लागू होगा, वह सेक्शन 4 से पता लगता है। इसे सेक्शन 4 आपका है जुरिस्प्रूडेंस ऑफ, जुरिसडिक्शन ऑफ द सीआरपीसी। तो सेक्शन 4(1) में है आईपीसी, मतलब जो आईपीसी के ऑफेंसेस हैं, इंडियन पीनल कोड के जो अपराध हैं, उन पर जो सीआरपीसी हम लोग पढ़ रहे हैं, सीआरपीसी 1973, क्रिमिनल प्रोसीजरल लॉ 1973, सीआरपीसी में जो प्रक्रिया दे रखी होगी, उस प्रक्रिया का को अपनाया जाएगा अगर कोई अपराध आईपीसी में परिभाषित है। तो आईपीसी के अपराधों से संबंधित जो क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ है, वह आपका सीआरपीसी है। अब आईपीसी के अलावा जो क्रिमिनल लॉज हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, एससी एसटी एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, एनएसए, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, तमाम एक्ट आपके हैं। प्लस अब अन्य जो सिविल लॉज हैं, उसमें भी क्रिमिनल लॉ के प्रोविजंस आजकल आने लगे हैं। कंपनी एक्ट में है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में है। तो जो आईपीसी के अलावा जो एक्ट है, सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ है, ऑफेंसेस हैं, उन पर कौन सा प्रोसीजर लागू होगा, कौन सा क्रिमिनल प्रोसीजर लागू होगा, वो सेक्शन 4(2) में है। मतलब अगर कोई अपराध प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का है, डोमेस्टिक वायलेंस का है, डाउरी प्रोहिबिशन का है, एससी एसटी एक्ट का है, तो उस अपराध पर जो प्रोसीजर लागू होगा, सेम एक्ट। तो जो आपका आईपीसी के अलावा जो सब्सटैंटिव ऑफेंसेस वाले माइनर एक्ट्स हैं, उन पर वही प्रोसीजर लागू होगा जैसा प्रोसीजर उस एक्ट में दिया हुआ है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का प्रोसीजर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में है। गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट, एससी एसटी एक्ट, इन सबके जो ऑफेंसेज हैं, उन पर क्या प्रोसीजर लागू होगा, वो उस एक्ट के अनुसार ही चलेगा, उस पर सीआरपीसी लागू नहीं होगा। लेकिन अगर उस ऑफेंस पर कोई प्रोसीजर नहीं दिया हुआ है, मान लीजिए एससी एसटी एक्ट का प्रोसीजर अलग दिया हुआ है, मान लीजिए अगर नहीं दिया हुआ है, तो उन पर वही प्रोसीजर लागू होगा जो कि सीआरपीसी में दिया हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। लीगल, आप कह सकते हैं लीगल जुरिसडिक्शन ऑफ सीआरपीसी, द क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ कहां लागू होगा। तो क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ सेक्शन 4(1) के अनुसार आईपीसी में परिभाषित सभी अपराधों पर क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ फॉलो किया जाएगा। दूसरा सेक्शन 4(2) में इसके अलावा जो एक्ट है, उन एक्ट में वह प्रोसीजर लागू होगा जैसा कि उस एक्ट में दिया होगा। अगर उस एक्ट में प्रोसीजर नहीं दिया हुआ है कोई,
तब सीआरपीसी लागू होगा। सिंपल सा है, ये आपको दिमाग में रहना चाहिए, सेक्शन 4(1) एंड सेक्शन 4(2). इसके बाद जो तीसरा जो आपका है, मैंने बताया आपको, सेक्शन 177 टू 189, ये आपका है कोर्ट जुरिस्डिक्शन। कोर्ट जुरिस्डिक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। कोर्ट जुरिस्डिक्शन आपका मतलब किस न्यायालय का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या होगा। इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का या मजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र क्या होगा, किन अपराधों का वह ट्रायल लेगा, किस अपराध का वह संज्ञान लेगा, कहां पर हुआ अपराध का वह संज्ञान लेगा। तो वो जो आपका है नियम कानून प्रोविजंस सेक्शन 177 189 में जो भी नियम है, जैसे चोरी कंटेक्स्ट में है, चोरी जहां पर हुई है वहां भी हो सकता है, चोरी का जहां सामान पकड़ा जाए वहां भी हो सकता है। तो हर ऑफेंस कंटेक्स्ट में वो नियम कानून सेक्शन 177 189 फुल क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, पूरा फुल क्वेश्चन आता है। डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन इन सीआरपीसी, वो सारा चीज इसमें दिया हुआ। राहुल गांधी के केस में भी जो उनके वकील हैं अगली अदालत में जो करने जा रहे हैं, वो एक पॉइंट लेकर जा रहे हैं उसमें कि ये अपराध जो आपका है, क्योंकि वहां हुआ है, कोलार की लोकसभा में वक्तव्य दिया है राहुल गांधी ने, तो अपराध वहां हुआ है, तो वहां के न्यायालय में चलना चाहिए था, यहाँ पर नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग आएंगे अभी 460 और 461 जब सेक्शन पढ़ेंगे। देखिए सीआरपीसी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सीआरपीसी का अगर पालन ढंग से नहीं हुआ तो पूरा पूरा ट्रायल रद्द हो जाता है, पूरा पूरा कन्विक्शन रद्द हो जाता है, जो पूरा प्रक्रिया चली है। तो बाद में आ गया कि किस कौन से प्रक्रिया का पालन ना करके। कारण यह है कि देखिए प्रोसीजरल लॉ इसलिए होता है कि किसी के साथ इनजस्टिस ना हो, अन्याय ना हो। या प्रोसीजर एक एक पॉइंट दिया हुआ है, अगर प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा स्टेप बाय स्टेप तो हमेशा निर्णय सही आएगा। देरी जरूर हो रही है इससे, प्रोसीजर फॉलो नहीं करने से अन्याय हो सकता है, इसलिए प्रोसीजर इतना बारीकी से चलता है। अगर आप लोग फॉलो कर रहे होंगे राहुल गांधी वाला केस, तो जो हम लोग डिस्कस किया था 1031 वाला, ये ना कहीं पर अखबारों में आ रहा था ना कहीं आ रहा था। आज जाके सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े बड़े वकील हैं, मनु सिंघवी वगैरह, आज जाकर उन्होंने ये बात कहना शुरू कर दिया है कि आर्टिकल 103 क्लॉज 1 का पालन नहीं हुआ राहुल गांधी केस में। जो उन्होंने क्लास में डिस्कस किया था पहले दिन ही कि 102, अगर आप लोगों को याद होगा, 102 क्लॉज 1 का जो ई पोर्शन है उसमें पनिश मिला हुआ है, और 102 क्लॉज 1 के सारे निर्णय राष्ट्रपति लेगा, 1031 में लिखा हुआ है, इलेक्शन कमीशन से सलाह करके। स्पीकर नहीं लेगा, स्पीकर लिखता है आर्टिकल 102 क्लॉज 2 के बारे में। तो वो प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है, ये भी एक एस्पेक्ट लेकर जा रहा है। तो ये आपका कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है। 177 179 में जो प्रिंसिपल्स दे रखे हैं उस प्रिंसिपल के अनुसार हर न्यायालय का अधिकार क्षेत्र तय होगा। अब जब आ जाइए 156 क्लॉज 1, ये तो हम लोग कर लिया कि अल्टीमेटली क्या होगा, न्यायालय ट्रायल करता है, विचारण करता है, लेकिन किन अपराधों का करेगा, कहाँ के अपराधों का करेगा, कहाँ के घटित अपराधों का करेगा, वो सारा सिद्धांत इसमें दिया हुआ है। इसी प्रकार से पहले हम लोग कहा कि जब एफआईआर लॉज होती है, पहले एफआईआर लॉज होगी, पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेट करेगी और मजिस्ट्रेट को 173(2) में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। लेकिन पुलिस किस अपराध को इन्वेस्टिगेट करेगी, कहां पे हुए घटित अपराध को इन्वेस्टिगेट करेगी, ऐसा कोई भी विवरण पूरे सीआरपीसी में नहीं है। 156(1) में लिखा हुआ है।
कि पुलिस में जो इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत होगा, इन्वेस्टिगेशन के नियम जो कानून होंगे, वह उसी प्रकार से होंगे जो कि 177 से 189 में लिखा हुआ है। मतलब जिस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में जो पुलिस आ रही है, जो थाना आ रहा है, उस न्यायालय पर जो नियम कानून चल रहे हैं 177 से 189 तक जुरिस्डिक्शन वाले, वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर भी लागू होंगे। दैट मीन्स द इन्वेस्टिगेटिंग जुरिस्डिक्शन of the police is co-extensive and parallel to the jurisdiction of the magistrate with whom he is attached। मतलब ये कि ये बात 156(1) में लिखी हुई है कि पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन का, जो अन्वेषण का अधिकार क्षेत्र होगा, वो उस पर जो नियम कानून चलेंगे वो उसी प्रकार के होंगे जो नियम कानून मजिस्ट्रेट के संदर्भ में दिया हुआ है, मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र के संदर्भ में दिया हुआ है 177 से लेकर 189 के कंटेक्स्ट में, और जिससे वो पुलिस थाना जुड़ा हुआ है। तो 156(1) जो आपका है वो जुरिस्डिक्शन डिसाइड करता है इन्वेस्टिगेशन का, पुलिस का। तो जुरिस्डिक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन और जुरिस्डिक्शन ऑफ द पुलिस या कोर्ट की जब बात आएगी तो आपको इसी प्रिंसिपल्स का जिक्र करना पड़ेगा 177 से लेकर 189 तक। और अगर आता है कि डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, पहले इसको 56(1) लिखिए और बताइए कि दिस इज पैरेलल टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट विद होम इट इज अटैच्ड। और वो नियम कानून दे रखा है 177 189 में, इसमें जो प्रिंसिपल्स है उसको आप बता दीजिए। तो इतने प्रकार के जुरिस्डिक्शन आपके सीआरपीसी में है। तो पहला है टेरिटोरियल, आर्टिकल 1। दूसरा है लीगल जुरिस्डिक्शन ऑफ सीआरपीसी 4 and 1। और तीसरा आपका है 177 से 189 तक कोर्ट का, और 156 1 में पुलिस का जुरिस्डिक्शन, जो कि इसके अनुसार चलेगा, ये आपके एक साथ चलेंगे। फुल क्वेश्चन आता है इस पर, तो ये आपको ध्यान रखना, ये दोनों सवाल प्रीलिम्स के पर्पज से हैं, लेकिन इस पर मेंस पर भी फुल क्वेश्चन आता है। तो ये सारी बातें हैं। कल से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन लॉ भी पढ़ेंगे एक क्लास में, और एक क्लास में आपका सीआरपीसी भी। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में प्रियम्बल के बाद एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे, और फिर आपका फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से, या फिर प्रेसिडेंट से स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल राइट्स लास्ट में आएंगे। और इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले डेफिनेशन क्लॉज पढ़ने, तब जाके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आएगी। डेफिनेशन क्लॉज से सारी बातें आपको समझ में आने शुरू हो जाएंगी। तो आर्टिकल 2 जो है वो टाइम टेकिंग है, और सबसे ज्यादा समझना उसी के लिए आवश्यक है। डेफिनेशन क्लॉज अगर समझ में आपको आ जाता है तो सीआरपीसी का आपका आधा काम हो गया। तो सीआरपीसी का डेफिनेशन क्लॉज पढ़ के आइएगा, और जहां जहां उसका रिलेशन होगा शेड्यूल 1 से लेकर हर जगह सारा अटैच करके पढ़ के आइएगा। तो इस ढंग से हम लोग का क्लास चलेगा। और अगर आप क्लास करते रहेंगे, क्वेश्चंस का आंसर लिखते रहिए, तो आप पाएंगे कि ऑलमोस्ट 1 महीने बाद आपको पूरा सीआरपीसी याद हो जाएगा। किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। और अगर सारी बात समझ में आ रही है तो देन गुड। चलिए, थैंक यू।